1964 में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मिलकर एक संगठन बनाया था। इस संगठन का नाम था कश्मीर के अंदर स्टूडेंट यूथ लीग। ये जो स्टूडेंट यूथ लीग थी, इसके दो बड़े महत्वपूर्ण लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे। उनमें से एक का नाम था रहमतुल्लाह खान और दूसरा नाम था मियां गुलाम सरवर। ये जो दो व्यक्ति थे, ये स्टूडेंट यूथ लीग के हिस्सेदार थे, उसके फाउंडर थे। पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा लेते थे। 1964 में आईएसआई ने इस संगठन को ये बात बोली थी कि आप कश्मीर की विभिन्न प्रकार की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाइए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के अंदर एक भारत से लड़ाई मोलने के लिए उनको एक रेडिकल नैरेटिव पेश कीजिए। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी छात्रों को उकसाइए कि समय आने पर पाकिस्तान आपका साथ देगी और आपको भारत से कश्मीर को तोड़कर उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। स्टूडेंट यूथ लीग 1964 में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बनी, जिसने एक छोटा रेडिकलाइजेशन कैंपेन शुरू किया और दिन पर दिन ये रेडिकलाइजेशन कैंपेन पूरी कश्मीर घाटी में बना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जनरली भारत की जो जनता है उसके मन में हमेशा कश्मीर की जब बात होती है तो उनको हमेशा ये लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान ने केवल 1990 से शुरू किया। ये बात बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये जिहाद कोई 1990 से नहीं, ये जिहाद 1947 से चल रहा था। अलग अलग प्रकार के इसके फेजेस थे। स्टूडेंट यूथ लीग इसमें से एक फेज़ था। 1964 में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके मृत्यु के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने अब सोचा कि जवाहरलाल नेहरू तो चला गया, अब इसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो कोई बहुत ज़्यादा उस लेवल का विश्व तौर पर जाना माना व्यक्ति तो होगा नहीं। भारत के अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। शास्त्री जी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत पॉपुलर लीडर थे। इंटरनेशनल लेवल पर जाहिर सी बात है कि उनकी उतनी पकड़ नहीं थी क्योंकि वो डोमेस्टिक मुद्दों से बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए थे। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई कि पाकिस्तान को उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि भाई शास्त्री जी शायद एक कमज़ोर किस्म के लीडर हैं, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई गतिविधि अगर यदि हुई भी तो उसको भी वो रोकने में कामयाब नहीं रहेंगे। शास्त्री जी के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से रणनीति ये रही कि इस स्टूडेंट यूथ लीग को और बढ़ावा दिया गया, इसको और पैसे पहुँचाए गए। पैसे के साथ साथ अब निर्णय ये भी लिया गया कि अब हम इसको असला बारूद भी देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान के मन में एक ख्याल ये चल रहा था कि नेहरू के जाने के बाद शास्त्री जी के दौरान ऐसी एक परिस्थिति कश्मीर में अगर हम क्रिएट करने में सक्षम रहे कि कश्मीरी आवाम जो है, अगर उस पूरी आवाम को हमने उकसा दिया तो ये आवाम जो है अगर कश्मीर के अंदर रिबेलियन क्रिएट कर देगी तो हम घाटी के उस पार अपनी सेना को भेजकर दोनों को जोड़कर कश्मीर को तोड़ के भारत से अलग करके उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। तो स्टूडेंट यूथ लीग जो नेहरू के मरने से पहले की चल रही थी, अब नेहरू के जाने के बाद इस स्टूडेंट लीग यूथ लीग को एक नया ऑब्जेक्टिव देने की आवश्यकता थी, इसको एक नया कार्य करवाने की आवश्यकता थी। इसीलिए नेहरू के मरने के चंद महीने के बाद पाकिस्तान ने स्टूडेंट यूथ लीग को डिसबैंड कर दिया, ख़त्म कर दिया और मियां गुलाम सरवर जो था उसकी लीडरशिप में एक नया संगठन क्रिएट करा। और मियां गुलाम सरवर को ये बात बोली कि अब जिस संगठन को आप लीड करेंगे उसका नाम होगा मास्टर सेल। मास्टर सेल कोई नया नहीं था, मास्टर सेल स्टूडेंट यूथ लीग का ही एक नया नाम था। लेकिन फ़र्क ये था कि स्टूडेंट यूथ लीग यदि अभी तक केवल कश्मीरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उकसा रही थी, तो मास्टर सेल अब एक बड़ा काम करेगी। मास्टर सेल का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पाकिस्तान से असला बारूद भी ले, पाकिस्तान से असला बारूद लेकर पाकिस्तान के इस असले बारूद के तहत दूसरा सबसे बड़ा जो काम वो करे वो ये करे कि पाकिस्तान कश्मीर के अवाम को ये मैसेज दे पाए कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप इस असला बारूद को लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप बस तैयार रहिए। जिस दिन ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान कहेगी कि हम अपनी सेना आपके पास भेजेंगे और ये सेना मिलकर आप रिबेलियन क्रिएट कीजिएगा, हम कश्मीर को तोड़ के अलग कर लेंगे। जैसे ही मास्टर सेल बना, मास्टर सेल के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए। सबसे पहला था स्टूडेंट सेल। स्टूडेंट सेल का कार्य क्या था? मास्टर सेल के अंदर जो स्टूडेंट सेल बना उसका सबसे बड़ा कार्य ये था कि वो स्ट्राइक्स करवाएगी कॉलेजों में। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब पाकिस्तान बोले कि हमारी सेना तैयार है, उस तैयार होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर
कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि भाई वहाँ की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मास्टर सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट सेल है वो बेसिकली जाकर सारे के सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोले कि भाई आप अब स्ट्राइक करिए, पूरी कश्मीर घाटी में सड़कों पे उतर आइए, सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कीजिए। मास्टर सेल के अंदर दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण किस्म की जो सेल बनाई गई उसका नाम था नरवारा सेल। नरवारा एक लोकेलिटी है श्रीनगर में, बड़ी महत्वपूर्ण लोकेलिटी है इसलिए क्योंकि वहाँ पर अक्सर सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं और जनरली जो एम्प्लॉय वहाँ पर रहते हैं उस समय जो रहते थे वो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे। उस समय पाकिस्तान ने क्या सोचा, उसने सोचा कि नरवारा सेल के तहत इन PWD के एम्प्लॉयज़ को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए। तो मास्टर सेल के अंदर बना हुआ नरवारा सेल उसने ट्रेनिंग दी आर्म्स की, किसको? PWD के एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि PWD के एम्प्लॉयज़ उस समय कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में थे, क्योंकि कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बहुत भारी मात्रा में किया जा रहा था, खास करके 1962 की चीन की झड़प के साथ। तो जब झड़प के बाद भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हम कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो PWD एक बड़ी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी उस समय। तो PWD के एम्प्लॉयज़ को आर्म्स ट्रेनिंग देना, दूसरी जगह स्टूडेंट्स को बोलना कि आप प्रोटेस्ट के लिए और स्ट्राइक के लिए तैयार रहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बनाया वो था इन्फिल्ट्रेटर सेल। इन्फिल्ट्रेटर सेल का ऑब्जेक्टिव मास्टर सेल के अंदर ये था कि जिस दिन पाकिस्तान ये बात बोलेगी कि हम जंग के लिए तैयार हैं, उसी दिन वो अपने जिहादी और साथ में अपने जितने भी उसने जिहादी छोटे छोटे क्रिएट किए हुए थे इन्फिल्ट्रेटर सेल के तहत उनको वो कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेट करवाएगी, घुसपैठिए तरीके से उनको भेजेगी। और जैसे ही ये घुसपैठी कश्मीरी टेरिटरी के अंदर आएंगे, मास्टर सेल इनको पनाह देगी। और मास्टर सेल इनको पनाह ही नहीं देगी बल्कि पनाह देने के बाद इनको जोड़ेगी PWD एम्प्लॉयज़ के साथ, इनको जोड़ेगी उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट्स और PWD एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के तीनों के तीनों लोग कश्मीर घाटी के अंदर एक रिबेलियन क्रिएट करेंगे। तो आप गेम को समझने की कोशिश कीजिए कि मास्टर सेल का उद्देश्य क्या था। उसमें लिटरेट लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अर्बन क्लास को फोकस किया गया था, क्योंकि श्रीनगर की अर्बन लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के अंदर PWD के सरकारी एम्प्लॉय, विद्यार्थी, बच्चे, उनके परिवारजन, इन सबको जोड़कर एक रिबेलियन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इस रिबेलियन को जोड़ा गया था एक एक्सटर्नल कंपोनेंट से, कि अगर कश्मीर के अंदर रिबेलियन पैदा होगा तो पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पार करके घुसेगी और कश्मीर के इस रिबेलियन का फ़ायदा लेते हुए कश्मीर तोड़कर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेगी। लेकिन इस पूरे के पूरे कार्य को ठप किया भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय, क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जब ये जानकारी आई कि इस प्रकार के ऑपरेशन स्टूडेंट यूथ लीग के थ्रू, मास्टर सेल के थ्रू चलाए जा रहे हैं, तो इस मास्टर सेल को तोड़ने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो उस समय की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किए, उन ऑपरेशंस के तहत मास्टर सेल अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में नाकाम रहा। लेकिन इस वीडियो के तहत आप लोगों को कम से कम अब ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोली थी कि पाकिस्तान ने जिहाद कश्मीर में 1990 में नहीं 1947 से किया है। डिफरेंट फेजेस में अलग अलग संस्थाएं बनाकर अलग अलग चीज़ें उसने करने की कोशिश की हैं। और मास्टर सेल एक ऐसी चीज़ थी जो भारत के नागरिकों को और भारत के देशवासियों को जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको कम से कम इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि मास्टर सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ था जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान अचीव करना चाहती थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। धन्यवाद।